नमस्कार दोस्तों, कीर्ति एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक की पीसीएस परीक्षा में या यूपीएससी की परीक्षा में, वीडियो एग्ज़ाम्स में, आरओ एआरओ में पूछे गए हैं और जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हर तरह के एग्ज़ाम, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम दे रहे हों, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और आपको सफलता की ओर ले जाएगी। बस शर्त यही है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। साथ ही हम बीच बीच में आपको करंट अफेयर्स और आने वाली गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें और आपकी तैयारी में हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण सहयोग दे सकें। तो आइए, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीपीएससी की परीक्षा में सन 1992 में पूछा गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, मराठों के उत्कर्ष के लिए उपयुक्त सभी कारण सही हैं, क्योंकि मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्तियों के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थीं, जिसमें शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी काफ़ी सराहनीय थी। दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन के साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा और साथ में अपनी नोटबुक साथ रखिएगा, जिससे आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। ऑप्शन हैं आपके पुरंदर, रायगढ़, सलहार या सिवनेर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सलहार। दोस्तों, शिवाजी ने 1672 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। डेट आपको याद रखनी है, 1672। शिवाजी का जन्म 1627 या 1630 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी और इनकी मृत्यु 53 या 50, कन्फ्यूज़न है इसमें, तो कन्फ्यूज़ मत होइए, या तो 53 होगा या 50, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, या एक, क्योंकि अभी इसका जो है कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि 53 या 50। इतना है कि 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1627, 1674। डिस्क्रिप्शन में पहले ही ऊपर बता चुका हूँ कि शिवाजी का जन्म 1627 या 1630 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था और मृत्यु उनकी 50 या 53 वर्ष की आयु में 1680 में हुई थी। तो सही आंसर इसका है 1627 और 1674। आपको ये डेट याद रखनी है, जन्म इनका 1627 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1674 में हुई थी और इनका राज्याभिषेक 1674 में जिसमें इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था? तो इनायत खान, अफजल खान, शाइस्ता खान, सैयद खान। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अफजल खान। तो बीजापुर के सुल्तान जो थे उन्होंने 1659 में अफजल खान को, जो कि एक बहुत ही अनुभवी और विश्वस्त सेना नायक था, शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, लेकिन रास्ते में ही शिवाजी ने उनका वध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने में सफल हुए उस समय वह कौन से नगर में कैद थे? ऑप्शन है आपके ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या कानपुर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आगरा। दोस्तों, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने में जब सफल हुए तब वो आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे, यानी कि नज़रबंद थे। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद किया दिया था। डेट आपको याद रखनी है कि औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में आगरा में कैद किया था। इस प्रकार जो है आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रायगढ़। शिवाजी की राजधानी जो थी वो थी रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन हैं आपके पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़ या अहमदनगर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रायगढ़। दोस्तों, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार पूछी जाती है, याद रखना है। 1674, तो इनका 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। और किसने किया था? काशी के पंडित गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? सभी को मालूम होगा। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, रामदास। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे। इन्हें समर्थ रामदास भी कहा जाता है। इन्होंने 12 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया था और इनकी महत्वपूर्ण रचना दासबोध, रामदास की जो महत्वपूर्ण रचना है वो दासबोध है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का उल्लेखनीय योगदान भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी गुप्त साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य में? इसी आंसर हो जाएगा आपका मराठा साम्राज्य में। अष्टप्रधान की जो मंत्री परिषद थी वो मराठा साम्राज्य में थी। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, अष्टप्रधान आपको याद रखना है। मंत्री परिषद थी अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य की, पूछा जाता है। तो शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। अष्टप्रधान में 8 मंत्री हुआ करते थे। इनमें से कौन कौन थे? पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। एक बार फिर से बताता हूँ, इन 8 मंत्रियों में कौन कौन शामिल थे? पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश। नोटबुक लेकर के बैठिएगा, नोट करते रहिएगा। तो ये शिवाजी के राज्य के प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था और इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, घनानंद, शिवाजी। पहले क्वेश्चन से आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे? मजूमदार, दबीर, सुरनीस, दबीर, मजूमदार, वाकनीस, वाकनीस, सुरनीस, दबीर, मजूमदार, दबीर, वाकनीस या सुरनीस? बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ई, ऑप्शन डी, मजूमदार, दबीर, वाकनीस और सुरनीस। ये चारों ही अष्टप्रधान में अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिवाजी के समय सर्णोबात का पद संबद्ध था। सर्णोबात, शिवाजी के शासनकाल में सर्णोबात का पद किससे संबंध था? वित्तीय प्रशासन से या न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से या सैन्य प्रशासन से? तो शिवाजी के समय सर्णोबात का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। सर्णोबात पता भी नहीं चलेगा जब क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए ध्यान से नोट करके रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य जो विदेशी मामलों की देखभाल करता था, ऑप्शन पेशवा, सचिव, पंडितराव या सुमंत? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमंत। अभी एक बार मैं सारे बताऊंगा इसके, कौन जो 8 मंत्री परिषद थी, 8 लोगों की, उनका सबका बताऊंगा क्या क्या काम था, नोट करिएगा। चलिए ऐसा करिए, नोट ही कर लीजिए। तो इसमें जो है पेशवा था। पेशवा का काम क्या था? तो पेशवा जो था राजा का प्रधानमंत्री था। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य या मजूमदार? अमात्य या मजूमदार कौन थे? वित्त और राजस्व मंत्री थे। अमात्य, वित्त और राजस्व मंत्री। वाकिया नवीस या मंत्री? ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। वाकिया नवीस क्या था? कि राजा के दैनिक कार्य और दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव और सुरनवीस ये कौन थे? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना, जैसे पोस्ट ऑफिस में काम होता है पोस्टमैन का, तो ये सब पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे सचिव और सुरनवीस। सुमंत या दबीर कौन थे? विदेश मंत्री थे सुमंत या दबीर। सुमंत या दबीर को विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय दिया गया था। सेनापति, सरे नौबत? तो सेनापति या सरे नौबत? सरोबती, सरे नौबत और सेनापति क्या करते थे? सेना में भर्ती करते थे, संगठन थी, रसद थी और इन सब का प्रबंध करना। पंडित राव, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। पंडित राव का काम था विद्वानों, धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश? न्यायाधीश जो था वो मुख्य न्यायाधीश था। तो ये थे 8 मंत्री परिषद, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। इसकी स्थापना शिवाजी ने की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? अब तो बता दिया मैंने, अब तो आपको पता होना चाहिए। तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री किसको कहा जाता था? पता होगा। ऑप्शन ए, सुमंत। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? ये भी आपको क्लियर हो गया। अष्टप्रधान यानी कि ऑप्शन सी, शिवाजी। अभी सिर्फ मराठा साम्राज्य और संघ ही चल रहा है, उसके बाद आगे के टॉपिक भी आएंगे, सब सीरियल से चलेंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेली आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, सारा सीरियल से ही मिलेगा। आपके एग्ज़ाम्स में हम पूरी मदद करेंगे आपको सफल होने में, इसलिए हमारे एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, आते हैं, मिलते हैं, आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला कथन है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा सही होगा इसमें? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कौन सा सही होगा इसमें? तो सही आंसर होगा आपका सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। बताया था ना अभी, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, इसमें 8 मंत्री हुआ करते थे, तो वो उनकी सलाह से काम करते थे और प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। ये सही नहीं है। इसके बारे में जानते हैं। शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी या मंत्री थे। वे एक मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था और शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था। वह उनसे पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह लें, उनकी सलाह को मानने के लिए भी शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये 8 प्रधान
वस्तुतः शिवाजी के सचिवों की भांति कार्य करते थे। शिवाजी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना और विस्तृत रूप से शासन की देखभाल करना इनका प्रमुख दायित्व था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ऑप्शन है राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या नानाजी देशमुख। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। तो संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया और नवंबर 1713 केवल बालाजी तथा उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इस समय से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई थी और बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों तथा मराठों के मध्य एक स्थायी समझौते की व्यवस्था थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारी या अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्र की विधिवत व्यवस्था की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एग्जाम तो देते ही रहते हैं आप, क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि उसको क्रम से लगाइए। वही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब बताइए इसमें बालाजी पहले आए थे या बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ या माधवराव। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो सही आंसर आपका हो जाएगा। बताइए क्या होगा इसमें। ऑप्शन सी 3124 सही आंसर आपका होगा। ऑप्शन सी 3124, यानी कि सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव और फिर लास्ट में माधवराव। तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है कि बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल कब से कब तक था? 1713 से 1720 ईस्वी के बीच तक था और 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था और बालाजी बाजीराव 1740 में बाजीराव के मृत्यु के पश्चात पेशवा बने और 1761 में पेशवा रहे, यानी 1761 तक ये पेशवा रहे। कौन? बालाजी बाजीराव। तो माधवराव का शासनकाल कब से कब तक था? 1761 से 1772। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया नया, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। करिए भाई, कैसे करेंगे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 3241। सबसे पहले संभाजी, उसके बाद राजा राम, उसके बाद शिवाजी सेकंड और उसके बाद छत्रपति साहू जी। ये आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर होगा। नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कथन क्या है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। कारण क्या था? कि साहू जी के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थी। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं आगे। 1740 ईस्वी में बाजीराव की जब मृत्यु हो गई तब साहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा का पद दे दिया और बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था। इससे पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 ईस्वी में हुई संगोला की संधि, याद रखना है 1750 में जो संगोला की संधि हुई थी उसके तहत संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे। संगोला की संधि के बाद मराठा जो छत्रपति थे वो केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए थे। वो क्या बन गए? महलों के तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संगोला की संधि के बाद जो छत्रपति मराठा छत्रपति थे उनको क्या कह के बुलाया गया? महलों के महापौर, या महलों के महापौर बना दिए गए। वो
मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। और कथन इसीलिए कथन क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी बताया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। पिछले वाले क्वेश्चन का डिस्कशन सुन लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ताराबाई। तो ताराबाई राजाराम जो थे 1689 से 1700 तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करते रहे। और राजाराम की जब मृत्यु हो गई उसके बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी, जो कि शिवाजी द्वितीय थे, के नाम से गद्दी पर बैठ गई और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय उनका नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था मराठों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वो कौन थी? वो थी ऑप्शन सी, ताराबाई। अभी अभी ऊपर बताया मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में, सुन लीजिएगा दोबारा से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है और ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ही पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक स्टेट के रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये। और PCS, IAS, वीडियो का एग्ज़ाम हो, RO का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, सब जगह पूछे ही जाते हैं, पता नहीं होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। सही बताइए, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये सरंजामी प्रथा जो थी मराठा भू राजस्व प्रथा थी। तो मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस मराठा काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए मराठों की राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब या जमादानी? सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, चौथ। तो चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। किन से लेते थे? चौथ कहाँ से लिया, किन प्रांतों से लेते थे? जिन्हें हम मुगलई कहते थे उस समय। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों की आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, इसीलिए ऐसा होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? ऑप्शन, खफी खान, काशीराम पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास। सही आंसर है आपका काशीराज पंडित। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को। नोट कर लीजिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई थी, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हो गए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कोर्ट संदेश के रूप में पहुंचाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो सही आंसर क्या होगा? मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। बी, उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल अदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वह मुगल प्रशासन को चहार महल के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था।
सही आंसर आपका हो जाएगा वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, इसीलिए अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। तो पानीपत की लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पीसीएस एग्जाम में, यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, बीपीएससी में, एमपीएससी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया? अब ये भी बताया मैंने, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया? तो अफगानों ने हराया। अब कब हुआ था ये पानीपत का तीसरा युद्ध? अभी बताया था मैंने ऊपर, 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो ये आ गया क्वेश्चन, बताओ पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? अभी बताया है बिल्कुल, 14 जनवरी 1761। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा मत सोचिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, हर क्वेश्चन को घुमा घुमा के रखा जाता है एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हर तरह से हम जो है आपको हर तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियो में, जिससे आपको आसानी रहे, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आप उसको आसानी से हल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, किस किस के बीच लड़ा गया? अब देखो, अब ये भी बताया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? ये क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया था यूपीपीएससी में, बताइए। तो रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का जो विश्वास पात्र था वो कौन था? ऑप्शन बी, यानी कि नजीब खान। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। ठीक है, तो जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा पर और आगरा पर आक्रमण करके लूटमार की, और अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वज़ीर, रोहिला सरदार नजीबुद्दौला यानी कि नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस गया था। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, यानी कि आईएएस का। बताइए कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? सही है, अब जाहिर सी बात है, मराठा साम्राज्य और संघ की बात चल रही है तो मराठों में ही किया जाता होगा, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा मराठा, यानी कि मोडी लिपि का प्रयोग मराठा विलेखों में या प्रपत्रों में किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थे 32 क्वेश्चन मराठा साम्राज्य और संघ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलें। ठीक है, साथ ही हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी चलाते हैं बीच बीच में, वो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में हम कुछ जो नई वैकेंसीज आएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, उनकी भी हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे बीच बीच में, जैसे जैसे आती जाएंगी। और ये आपके टेट, सी टेट और एस टेट वगैरह में जो भी तैयारी कर रहे हैं, या आर ओ की, या पीसीएस 2021 की, आईएएस 2021 की, ठीक है, वीडियो की, ठीक है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो फिर मिलते हैं अब दोस्तों अपने नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।